हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और हमारी वीडियो देखिए दोस्तों प्लीज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों के वीडियोज़ मिलेंगे दोस्तों। तो बनी रही हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर, ठीक है दोस्तों आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 इतिहास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, ये अध्याय पहला है, कैसे, कब और कहाँ, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये आप सब जानते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे दोस्तों। क्या तारीखों के जादू में खोए रहते थे? कौन? तो इतिहासकार, ठीक है। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्मी बहसें चलती थी, ठीक है। आज समझ के हिसाब से आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों पर का पर्याय माना जाता है। क्या कह रहे हैं? आम समझ के लिए तारीखों को ही इतिहास का पर्याय माना जाता है ना। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो इतिहास के आधार पर ही लोग आज के ज़माने में समझ विकसित करते हैं ना। तो वो बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास में बहुत उबाऊ है। इतिहास बहुत उबाऊ है भाई। आजकल लोग कहते नहीं हैं, जैसे कि उन्हें इतिहास में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से लोगों को, मेरे एक भाई है, मेरा भाई मित्र दोनों कुछ भी कह सकते हैं, उसको भी दोस्तों इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बोलता है इतिहास पका देता है दिमाग को, ठीक है। खैर, आगे बढ़िए। बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? बिल्कुल दोस्तों गलत है। ये धारणा इतिहास के बारे में गलत है। इतिहास हमें सिखाता भी है और हमें गलतियां करने से भी बचाता है दोस्तों। और इतिहास में हम अपने भविष्य की भी तैयारी कर सकते हैं, मतलब इतिहास के द्वारा, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाली बदलावों के बारे में ही होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो इतिहास होता है अलग अलग समय में जो बदलाव आता है उसके ही बारे में होता है, ठीक है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए दोस्तों। कह रहे हैं कि इसमें इतिहास से क्या होता है कि इतिहास से ये चीज़ें मतलब सामने आती हैं कि अतीत यानी कि पुराने समय में क्या चीज़ें थीं और या मतलब कौन कौन सी घटनाएं घटी थी और क्या क्या काम होते थे, मतलब जो कुछ भी होता था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और हम उन्हीं के आधार पर हम अपने आगे की भविष्य को सुधार सकते हैं, भविष्य को एक नया मतलब दिशा दे सकते हैं ना दोस्तों। और भी अन्य प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो आप भी कुछ सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं हम समय का जिक्र करने लगते हैं। कह रहे हैं, जैसे ही हम अतीत यानी कि इतिहास के बारे में यानी कि हम अपने पुराने समय के बारे में सोचते हैं और वर्तमान के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या क्या करते हैं, तो समय के बारे में जिक्र करने लगते हैं। जिक्र मतलब समय के बारे में बातें करने लगते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होने लगती है, ये सब चलता रहता है। आगे देखिए, हम पहले और बाद में की बात करने लगती हैं। क्या कहती हैं हम लोग? पहले और बाद में, आगे, ये मतलब इन चीज़ों पर गर्मा गर्मी बहस चलने लगती है। कभी कभी तो झगड़ा भी हो जाता है ना। तो ये इंसानी फितरत है। इतिहास में कभी कभी कोई नुस्ख निकालता है, कभी कोई इंसान इतिहास की तारीफ करता है दोस्तों, कभी कोई इतिहास से सीखता है, कभी कोई इतिहास को मतलब बेकार बताता है, कोई अच्छा बताता है ना। तो ये सब, कभी कोई किसी राजा महाराजा की बुराई करता है, कभी कोई राजा महाराजा की तारीफ करता है। तो ये इंसानी फितरत है। आप आगे बढ़ें। आगे कह रहे हैं कि इनमें क्या कह रहे हैं, बाद और में, पहले और बाद में, मतलब इन दोनों शब्दों का मतलब प्रयोग करने लगते हैं, मतलब करते हैं। जैसे कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या होगा, ये वो वगैरह वगैरह, या पहले की बाद में क्या हुआ था, आगे की बाद में, या अभी क्या हो रहा है ना। ऐसे लोगों की चर्चा होने लगती है। आगे देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते दोस्तों। कह रहे हैं कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है दोस्तों, उसके बारे में हम आसपास चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते दोस्तों? तो रोज़ जो हमारे जीवन में हो रही हैं घटनाएं, उसको हम इतिहास से कैसे लिंक कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई महत्वपूर्ण बात होगी, जैसे कि कोई मुद्दा घटा और वो इतिहास से लिंक है या उसका इतिहास से कोई संबंध है दोस्तों, है ना, तो ही तो ये बातें उठेंगी, है ना। वैसे ही हम नॉर्मल अपने लाइफ में इतिहास को कभी लिंक नहीं करते, ना ही कभी उसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं ना। जब कोई बहस उठती है, कोई बात चलती है, कोई मुद्दा उठता है न्यूज़ों में या कहीं समाचार पत्रों में या कहीं, है ना, या कोई मतलब सरकार के द्वारा कोई काम किया जाता है क्या, या कोई लोग उसको किसी ऐतिहासिक चीज़ों से मतलब कोई वास्ता रखते हैं, तो होती है ये बातें इतिहास को लेकर, ठीक है। आगे देखिए, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है
वह हमेशा से ही ऐसा रहा हो। ठीक है दोस्तों, हम क्या सोचते हैं, मान के चलिए किसी हम दिल्ली के लाल किले को या आगरा के ताजमहल को देखकर चलते हैं, तो सोचते हैं कि उस समय भी ऐसा ही होता होगा, मतलब या उस समय की स्थितियाँ कुछ अलग होंगी या आज की स्थितियाँ कुछ अलग है, तो शायद वो हम एक दूसरे से लिंक ना नहीं हो सकती होंगी। है ना, ऐसा सोचते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि उनमें भी मतलब कुछ अपने दिमाग का यूज़ करते हैं ना, तो वो अलग बात है। आगे देखिए कह रहे हैं कि लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, जैसे देखते हैं कैसे आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि कभी कभी हम अचंभित हो जाते हैं, जैसे कि कोई चीज़ को लेकर, तो बच्चे अक्सर ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछते हैं जो मतलब जो इतिहास को के मतलब स्टूडेंट रहे हों या इतिहास शुरुआत में पढ़ रहे हो दोस्तों, है ना, या छोटे छोटे बच्चे हों वो। ठीक है, आगे 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 कह रहे हैं कि लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे की चढ़ा जाते हैं। हाँ, यहाँ तक तो पढ़ लिया था। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं, है ना, ये यहाँ तक पढ़ लिया था मैंने। ठीक है, किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन मतलब दिमागों में आ ही जाते हैं, अक्सर आते हैं। ठीक है, कि चाय हम आज पी रहे हैं उसकी खोज कब हुई होगी, कहाँ सबसे पहले उत्पन्न हुई होगी, किसने तोड़ा होगा, किसने इसको मतलब पिया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेल का निर्माण कब हुआ। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते होंगे, तो ये दोस्तों सवाल उठना लाजमी है दोस्तों, है ना। आगे देखिए, रेलगाड़ी के आने से पहले दूर दूर की यात्रा किस तरह में करते थे दोस्तों, यहाँ तक पढ़ लिया था। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने की उत्सुक हो जाते होंगे कि जानने के लिए कि जिस जमाने में अखबार नहीं हो छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये भी क्वेश्चन मतलब ये भी मतलब लोगों के दिमाग में ये विचार आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये थोड़ा चित्र है, कुछ मतलब दिखाया जा रहा है, इसको देखते हैं। ये हिंदुस्तान है दोस्तों, हिंदुस्तान किस तरह से लिखा है दोस्तों वो समय में। ठीक है, ये देखिए, चित्र एक ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं दोस्तों। ये ब्राह्मण लोग हैं कोई, ये ब्रिटानिया कौन है, तो कोई रानी होंगी ब्रिटेन की। ठीक है दोस्तों, ये कब का चित्र, तो 1782 का। आगे देखिए, आगे क्या करें, जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए सबसे पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो किसने सौंपा था दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, जो मतलब शासक था हमारे यहाँ पे आया था। तो उसके बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो उसने किसको सौंपा था, तो ये हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए तो रेनेल को। ठीक है, रेनेल कोई था, चित्रकार होगा या नक्शा भूगोल वेत्ता होगा, या कोई नक्शा बनाने वाला होगा कोई भी। ठीक है, तो उसको सौंपा था। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। कह रहे हैं कि भारत पर जो ब्रिटेन के लोग शासन करते थे और उस पर मतलब अपना आधिपत्य स्थापित करते थे, तो उसको मतलब किसको अच्छा लगता था और कौन उसमें मतलब उनकी जानकारी इकट्ठा करता था, तो रेनेल को ही था, है ना वो। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो भी अब उसी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं ना। देखिए दोस्तों, किस प्रकार आदर दे रहे हैं उनको लोगों को, जबकि ये लोग बिल्कुल आदर देने के लायक नहीं थे दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ये दोस्तों ना, मुझे लगता है ये बिल्कुल आदर देने लायक नहीं थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये मतलब ठीक है दोस्तों, उस समय की सोच और उस समय की स्थितियाँ होंगी। ठीक है, आगे देखिए क्या करें, या ये गतिविधि हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, आगे देखिए, पेज नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ से, हाँ, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये जितने भी हमने अभी क्वेश्चन सोचे, रेल की पट्टी वाला, रेल है, चाय वगैरह, ये सब उदाहरण सारे सवाल हमें क्या करते हैं, तो इतिहास के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सका। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि समय को हमेशा महीने साल इनमें ही नहीं नापा जा सका।
नहीं नापा जा सकता, ठीक है, मतलब इनके रूप में नहीं नापा जा सकता। पल, क्षण, मिनट ये भी इनमें भी नाप सकते हैं। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबी समय तक चलती रही, है ना। तो सदियों में भी नोट कर सकते हैं हम समय को, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि भारत में जो लोग थे उन्होंने एक अचानक थोड़ी ना चाय वगैरह खाना पीना, सॉरी चाय पीना शुरू कर दिया होगा। बाकी एक मतलब उसकी चीज़ की उसकी एक लंबी प्रक्रिया रही होगी, कहीं से सीखा होगा उन्होंने, पहले चखा होगा, फिर उसको उनको अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार उन्होंने चाय का सेवन करना शुरू किया, है ना। आगे देखिए या कुछ और वजह हो सकती है, आप भी सोचें कोई बात है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि हो सकती है? नहीं हो सकती दोस्तों। तो यही बता रहे हैं कि समय को सालों और महीनों में नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। तो सदियों में जो दशकों में, है ना, और या बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं तो मिनटों में भी हो जाती है, ठीक है, क्षणों में पल लगती है उनमें, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हाँ, इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। कह रहे हैं कि इसी तरह हम ब्रिटेन के शासक की कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते, कि है ना। भारतीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है ना। तो हाँ, बहुत सी चीज़ें संभव नहीं है कि अचानक हो गए होंगे ना, तो इनको भी काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो जैसे कि हम भारतीय आंदोलन कब शुरू हुई, अर्थव्यवस्था में कब परिवर्तन हुआ, समाज में परिवर्तन कब हुआ दोस्तों, है ना, या और भी अन्य घटनाएं, ठीक है। ऐसे ही में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात नहीं कर सकते ना। एक अवधि यानी कि एक ही समय में ये सब हो गया, है ना, या थोड़ा ही समय लगा और ये घटनाएं घट गई। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब भी खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए थे दोस्तों। कह रहे हैं एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब भी खास बदलाव दिखने शुरू हुए थे ना। कह रहे हैं कि जो जो जैसे मेरी मान के चलिए किसी को चाय पीने को ही लेकर रखते हैं उदाहरण के रूप में। तो जैसे कि कोई किसी लोग इंसान ने, अंग्रेज ने या किसी और चीनी इंसान ने यहाँ पे मतलब चाय पीना शुरू किया होगा, तो वो दिन याद करिए जिस दिन उन्होंने अंग्रेजों ने या किसी अन्य देशवासियों ने हमारे देश में किसी इंसान को चाय पीने के लिए मतलब बोला होगा, ठीक है, या उन्होंने देखा होगा कि चाय पी रहे हैं, मैं भी पी के देखता हूँ। तो वो क्षण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अवधि के बारे में बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? वही मैंने बोला ना, इतिहास को तारीखों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं शुरुआत से ही। इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी युद्ध होते थे और जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती थी उनको ही इतिहास के रूप में दर्ज किया जाता था। जैसे कि किसी राजा ने कोई निर्माण कार्य किया, है ना, कोई बड़ा युद्ध हुआ तो उसको नोट करवा दिया उसने अपने जो उसके शासनकाल में जो लेखक होंगे या कोई इतिहासकार होंगे उन पर मतलब दबाव डाला, या उनसे सॉरी दबाव तो नहीं डालते होंगे, उनसे बोलते होंगे ये लिखिए हमारे बारे में, ठीक है। तो ये ऐसा होता था, ठीक है, ये सब होता होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था, ठीक है दोस्तों। तो बता रहे हैं ना, जो राजा महाराजा ही तो अक्सर इतिहास वगैरह अपने युद्ध वगैरह लिखवाते थे, युद्ध में उनकी विजय हुई या मतलब उन्होंने कोई निर्माण कार्य कराया, ठीक है दोस्तों। तो वो आगे कह रहे हैं कि इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद वह कौन सा शासक उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो ऐसी मतलब घटनाएं इतिहासकार लिखते थे, ठीक है। जैसे कि हम सम्राट अशोक के बारे में देख लीजिए, उन्होंने कितनी कितनी बड़ी बड़ी शिलालेख लिखाए हैं ना। आगे देखिए 14 शिलालेख है ना, आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए उसमें हाँ, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है दोस्तों। कह रहे हैं कि जो इस तरह की जो घटनाएं थी उनके लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है ना, कि राजा की ताजपोशी कब हुई, तो ये निश्चित है ना, एक निश्चित तारीख ही तो होगी। अच्छा मान के चलिए आज हुई और हम 2 दिन बाद का उसमें दर्ज कर दें, तो राजा देखेगा क्या लिखा है मेरे बारे में, उस समय की बात चल रही है, तो नाराज होगा, उसको हो सकता है सजा भी दे हो सकता है मृत्युदंड भी दे सकता था, है ना। आगे देखिए तो ऐसी चीज़ होता था, निश्चित घटनाएं होती थी उस समय, ठीक है। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार ये घटनाएं धीरे धीरे महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में दर्ज की जाने लगी, ठीक है।
आगे कह रहे हैं जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताब में आपने देखा, ठीक है, जैसा कह रहे हैं जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, यानी कि कक्षा 6वीं और 7वीं की इतिहास की पुस्तक के बारे में बता रहे हैं ना। ठीक है, तो कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी आपने देखी नहीं हो तो देख लें, और देखी तो अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे। 7वीं की भी देखें, ठीक है। आगे कह रहे हैं हाँ, अब इतिहासकार बहुत सारी दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगी है ना। वे इस बात पर ध्यान देते थे कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। इतिहासकार जो थे वे आम बातें भी लिखने लगी इन बातों के साथ साथ, मतलब जो राजा के बारे में लिखते थे है ना, तो वो अब आम बातें भी लिखने लगे कि उस समय उन राजाओं के शासनकाल में लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार की फसल पैदा करते थे, किस प्रकार की मतलब राज्य व्यवस्था थी, किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था थी दोस्तों, किस प्रकार जो संस्कृति थी दोस्तों उस समय, तो ये भी लिखने लगे इतिहासकार। ठीक, आगे कह रहे हैं कि वे इस बात पर ध्यान देते थे कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया था। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना कहीं कि कुछ छूट गया है। ठीक है, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, ये भी लिखते थे दोस्तों। समय कैसी बनी, सॉरी शहर कैसी बनी और बाजार किस तरह फैली, ये भी लिखते थे दोस्तों इतिहासकार। आगे आपको मिलेगा ये दोस्तों सब। ठीक है, और पिछली पिछली कक्षा 6वीं और 7वीं एनसीईआरटी में भी ये बताया गया है दोस्तों, इतिहास की पुस्तक आप देखें। ठीक है, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले दोस्तों, ये भी इतिहासकार लिखने लगे। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बदलाव होने लगा। ठीक है, आगे ये देखते हैं, उसके बाद हम उधर पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखिए फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन्स टीज, ये देखिए कॉफ़ी एंड टीज प्रोविज़न, ये दोस्तों मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चाय का पैकेट है, बहुत समय पुराना। ठीक है दोस्तों, हेड ऑफिस सिटी रोड लंदन। ठीक है दोस्तों, तो ये लंदन से बनकर आती थी दोस्तों चाय। ठीक है, कौन सी है, लिप्टन टी। ठीक है, तो ये इस पर ये छपा हुआ होता था, घोड़ा है और उस पर कोई बैठा है अंग्रेज वगैरह। ठीक है, इसी वाई लिप्टन एलटीडी। ठीक है दोस्तों, ये मतलब उस समय की है। अभी आगे देखते हैं, इसमें ये विज्ञापन है, विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती थी। तो विज्ञापन होते थे दोस्तों, उन पर उनसे भी निर्भर करता था प्रोडक्ट की अधिक चलेगा या नहीं चलेगा, फेमस करते हैं लोग, मतलब सॉरी वो फेमस है या नहीं है, लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये विज्ञापन था। ठीक है दोस्तों, ये विज्ञापन ही है चाय का। ठीक है, इसमें हो सकता है इसमें मतलब चाय का पैकेट के ऊपर का फोटो ले लिया होगा ना, वैसे विज्ञापन ही दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, पुराने विज्ञापन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादनों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहे हैं। तो विज्ञापनों से मतलब जो शुरुआत में जो चीज़ें बिकती थी मार्केट में, तो वो विज्ञापनों के माध्यम से और अधिक लोगों के मतलब घर तक पहुंचती थी। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं 1922 में लिप्टन चाय की तैयार किया गया दोस्तों। कह रहे हैं कि 1922 में ये लिप्टन चाय दोस्तों आज भी चल रही है। ठीक है, तो ये चाय तैयार की गई। ठीक है दोस्तों, यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते थे दोस्तों। इससे विज्ञापन से क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि दुनिया भर में जितने भी शाही लोग यानी कि वीआईपी लोग, बड़े लोग जो होते थे, बड़े घराने के अमीर धनी लोग, वो लिप्टन चाय पीते थे। ठीक है, ठीक है, तो ये आगे आगे देखते हैं। इस तरह इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है दोस्तों। भारतीय महल देखिए दोस्तों कहाँ है, तो दोस्तों हाँ, ये भारतीय महल दिखाई दे रहा है और ये शाही छपा है दोस्तों, तो इससे लोग और अट्रैक्टिव होते होंगे और आकर्षित होंगे इसकी तरफ कि देखिए ये मतलब छपा है, कोई अंग्रेजी है लाजमी है। आगे देखिए, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। लेकिन राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी दोस्तों। जो तो देखिए विक्टोरिया का लड़का है दोस्तों। ठीक है, ये सफ़ेद मूँछों वाला। ठीक है, तीसरा बेटा है छोटा वाला। मैंने तो नहीं देखा लेकिन इसमें लिखा है। ठीक है, ये ड्यूक राजकुमार आर्थर। ठीक है, तो अब इसे कौन कौन पसंद करेगा, तो वो शाही लोग पसंद करेंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि इस पर भी शाही घराने का बच्चा छपा हुआ है, मतलब बच्चा नहीं है, मतलब उनका पुत्र है। ठीक है। आगे देखिए, कैनिन, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, एरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। ये भी मतलब इनके बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये अंग्रेजी थे दोस्तों। ठीक है, इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। कि कब तो इस समय दोस्तों, जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में शासन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इतिहास की इस
सॉरी इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। तो कह रहे हैं कि अक्सर लोगों को इन्हीं के बारे में बताया जाता था और यही मतलब लोग इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द मतलब रहते थे, इन्हीं की मतलब बारे में सोचना विचारना उनके मन लिए बना रहता था। ठीक है, आगे कह रहे हैं इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के बारे में लोग अक्सर सुनते थे, समझते थे और बोलते भी थे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते थे। ठीक है, आगे देखिए, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, और हो सकता है कि मतलब तारीखें वगैरह चेंज करके लिखा भी जाता होगा। ठीक है, आगे देखिए, गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं दोस्तों? तो कह रहे हैं कि हम इसी दौरान जो भारतीय समाज था उसको भी हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं, उनकी भारतीयों की गतिविधियों पर किस प्रकार मतलब नज़र डाल सकते हैं, किस प्रकार उनको भी अपने मतलब इतिहास में शामिल कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। कह रहे हैं कि जो भी हम इतिहास पढ़ते या लिखते हैं या कोई कहानी सुनते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो उसे टुकड़ों में बांट देते हैं। क्यों बांट देते हैं? तो एक लंबी कहानी के रूप में अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ी दुविधा हो जाएगी हमारे लिए, है ना, और हमें शायद हमारे दिमाग में वो कहानी या वो लेख जो हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में बैठे ही ना, है ना। तो इसलिए हम टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे कि हम एनसीईआरटी का 6 में पढ़ी इतिहास को, फिर 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में, 10 में, 11 में, 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर एक साथ हम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का एक ही पुस्तक बना दिया जाए इतिहास का, तो क्या होगा, हमारे दिमाग से निकलेगा, मतलब हमारे दिमाग में बैठेगा ही नहीं, है ना, मुश्किल हो जाएगा। आगे देखिए, हालांकि बहुत सी पुस्तकें हैं जो कंप्लीट मतलब एनसीईआरटी को निचोड़ और मतलब जो कुछ भी होता है वो हमें उपलब्ध कराती है, लेकिन उसमें मिस्टेक भी हो सकती है दोस्तों ना। और वो फिर जो वो पुस्तक को लिखने वाली होंगी तो वो भी कुछ अपनी तरफ से लिखती होंगी, तो इस तरह से गलत भी फैक्ट आपको मिल जाते हैं ना। इसलिए विश्वास किया जाता है हमेशा एनसीईआरटी को पढ़िए। ठीक है, और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है, हम ऐसा क्यों करते हैं, टुकड़ों में क्यों मारते हैं। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, सॉरी हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, यानी कि समझ में आता रहे। ठीक है, इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। ठीक है, तो टुकड़ों में बांटकर हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है। आगे देखिए, इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उस घटनाओं पर जोर देते हैं, उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस समय जो उस कहानी को पेश करने में मदद होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हम इस जो फैक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, तो हम उन चीज़ों पर जोर देते हैं जिन जो मतलब हमें इतिहास और कहानी को समझने में मददगार हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं, जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है दोस्तों। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, अंग्रेजों के बारे में, है ना, बस बाकी कुछ नहीं है, है ना। उनमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि जो इनके बारे में बताया जाता था, इनके बारे में लिखा जाता था, तो मतलब वही लोग लिखते थे जो इनकी मतलब अधीन रहते होंगे ना, या उनकी लुल्लू चप्पू करते होंगे ना, तो वो या उनकी मतलब बातों पर चलते होंगे, उनकी मतलब गुलामी टाइप की करते होंगे, तो वही लिखते होंगे। तो भारतीयों के बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखा, और जिन्होंने लिखा है तो वो हमें मतलब मिल भी रहा है, काफ़ी अच्छी जानकारी में मिलती है। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे, तो हाँ, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, किन के लिए, तो हमारे भारतीयों के लिए। तो फिर क्या किया जाए, जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो कह रही जो तिथियाँ मतलब मायने रखती थी, जो तिथियाँ महत्वपूर्ण थी दोस्तों, तो वो महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी आज तक हम दोस्तों किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इतिहास में हम सिर्फ अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, और उनके द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई वो उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि उनके बारे में पढ़ना क्यों हमें, तो हमें अपना नया खाका तैयार करना पड़ेगा ना, करना चाहिए भी दोस्तों, है ना।
हमारे देश में हमारे बड़ी बड़ी महान लीडरों ने, नेताओं ने, आंदोलन का क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने क्या क्या किया हमारे देश में, तो वो पढ़ना चाहिए। हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़कर क्या मिलता है ना? उन्होंने हमारे ऊपर किस प्रकार शासन किया, ये पढ़कर हमें क्या मिलेगा? हमें थोड़ी ग्लानि और फील होती है दोस्तों, है ना? तो बुरा लगता है। आगे देखिए, इसका मतलब यह है कि अब हम कि अब तक जिन तिथियों की को हम तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, अब वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी हमारे लिए। नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी बिल्कुल। हम तिथियां कैसे तय करते हैं? तिथियां हम जैसे मतलब बोल रहे हैं कि तिथियां किस तरह से तय करती हैं। हालांकि जिसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सब महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी जब बताती है तो हमेशा महत्वपूर्ण ही चीज़ बताती है, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक पेज एनसीईआरटी का बहुत ही रिसर्च के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हालांकि ये जो इसमें जो बताया जा रहा है ये सब बच्चों को विकसित करने के लिए बोला जा रहा है, बच्चों को मतलब जागरूक करने के लिए बोला जा रहा है। जो कच्चा 8 का बच्चा है दोस्तों, उसको मतलब उसके दिमाग को डेवलप करने के लिए इसमें लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से बनाया जाता है। हमें तो अपनी मतलब अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है दोस्तों, है ना? तो इसलिए आगे देखिए, हम अवधियाँ कैसी तय करते हैं। 1870 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। किसने लिखी? तो जेम्स मिल। दोस्तों जेम्स मिल के बारे में हमने पढ़ा है, थोड़ा मतलब थोड़ा हमें याद भी है। पढ़ा तो है, उसकी फिलॉसफी वगैरह पढ़ी है, तो हम यहाँ पे नहीं दे सकते उसको सब। ठीक है, तो वो क्या है, ब्रिटिश का एक मतलब व्यवस्थापक के रूप में, एक नौकरशाह के रूप में आया था भारत में। ठीक है दोस्तों, और उसने मतलब काफ़ी मतलब सुधार कार्य की और वो उच्च पदों पर भी पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, जो जेम्स मिल काफ़ी पढ़ा लिखा भी था दोस्तों। ठीक है, वो दार्शनिक था यानी फिलोसफर था। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, आगे देखिए, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। काल कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास के को समझने के लिए इस तारीखों में कोई समस्या दिखाई देती है? तो हो सकता है उसने सही भी लिखा हो सकता है गलत भी लिखा हो सकता है उसने सिर्फ ब्रिटिश लोगों की तारीफ की हो, है ना? तो ये भी हो सकता है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? इसकी कोई एक वजह है नहीं है दोस्तों, काफ़ी वजह होती है। हम एक दौर की खासियतों और उसके केंद्रित तत्वों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कैसे शब्द? तो ये इतिहास की घटना है। ठीक है, और तिथियाँ। ठीक है, जिसकी सहायता सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे चारों ओर दर्शाए जाते हैं, जो हमारे विचारों को दर्शाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ की इन किताबों को हम पढ़कर, इनकी में जो लिखा है उनकी खासियतों को जानकर, उनकी महत्वपूर्ण बातों को जानकर हम क्या करते हैं, तो हम इतिहास को समझते हैं और फिर हमारे दिमाग में जो विचार आती है इतिहास को लेकर, जो सोच पैदा होती है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। और नए नए विचार अब रखती हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि कच्चा 8 के बारे में, 8 के जो स्टूडेंट हैं जो भी होंगे, उनके बारे में उनके विचार किस प्रकार विकसित होंगे, उनके विचारों में किस प्रकार परिवर्तन आएगा, तो वो सब कैसे आएगा, तो इन किताबों को पढ़कर। ठीक है, उन्हीं के लिए बताया जा रहा है। हमारे लिए अभी तक इसमें कोई फैक्ट नहीं निकला दोस्तों। निकला है 2-4 फैक्ट होते हैं तो, लेकिन हमें से क्या है, हम एक लेखन प्रणाली को बहुत अच्छा कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, है ना? एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद, क्योंकि बड़ी परीक्षाएं जो एमपीपीएससी है, यूपीपीएससी है, बिहार पीएससी है, हरियाणा पंजाब पीएससी, मतलब जो स्टेट पीसीएस होता है दोस्तों, उसको पास करने के लिए यूपीएससी जो बड़ी परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है ना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, है ना? तो इन परीक्षाओं में क्या होता है, एनसीईआरटीओ को कंपलसरी माना जाता है। एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी माना जाता है। क्यों? तो हमेशा ही इनको पढ़ने के बाद बच्चों की मानसिकता बहुत तेज़ होती है। उनको मतलब पढ़ना और उनको बातों को समझना बहुत अच्छे से विकसित हो जाता है ना दोस्तों। मैं भी चूँकि मतलब अब ये पढ़ा ही रहा हूँ एनसीईआरटी, तो उसका भी कोई पर्पज़ है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो भी भाई बंधु मित्र यार दोस्त को भी, उनके छोटे छोटे भाई बंधु हैं जो भी है, वो एनसीईआरटी को पढ़े और अपने अच्छे से अच्छी दिमाग को मतलब शार्प करें और चीज़ों को समझें, है ना? तो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया। आगे देखिए, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप किससे पीछे है। जो मिल था दोस्तों, जेम्स मिल बोल रहे हैं, उसको लगता था कि जो एशियाई समाज है और सभ्यता है दोस्तों, वो
यूरोपीय लोगों के सामने मतलब कमज़ोर है। उनकी जो बौद्धिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है और सामाजिक विकास है दोस्तों, तो वो यूरोपीय की तुलना में कमज़ोर है। वो मतलब यूरोपियों से पीछे हैं, है ना। वो ज़्यादा विकसित नहीं है, ऐसा लगता था किसको, तो जेम्स मिल को, है ना। आगे कह रहे हैं कि इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। तो कह रहे हैं कि जो इतिहास में जो जेम्स मिल था, उसको लगता था कि यहाँ जो भारत में जितने भी मतलब यूरोप के लोग आए थे, उनसे पहले यहाँ क्या होता था, तो अंग्रेज़ों के आने से पहले बोल रहे हैं, तो हिंदू और मुसलमान राजा थे और उनकी तानाशाही चलती थी दोस्तों, है। तो ये उसे लगता था किसको, तो जेम्स मिल को, है ना। तो बस इतना बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो जेम्स मिल को ये लगता था कि हमारे देश में, भारत में धार्मिक बैर यानी कि हिंदू मुस्लिम ये सब चलता था, है ना। और जातिगत बंधन यानी जातिवाद होता था, ऊंच नीच, है ना। और अंधविश्वास जैसे कि जो होते थे ना, जैसे कि कोई उदाहरण ले लूँ, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग डर जाते थे, तो है ना। हिचकी आ गई तो कोई याद कर रहा है। ये सब ऐसे अंधविश्वास विश्वासों का बोलबाला था। ये किसको लगता था, जेम्स मिल को, हमारे देश में आने से पहले अंग्रेजों को लगता था, ठीक है। अंग्रेजों में किसको, तो जेम्स मिल को, ठीक है। इसीलिए तो उसने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। और उसमें ये उसने ये सब कुछ लिखा है। या कुछ छूट रहा है दोस्तों, ये देखिए ये कौन है, तो इसको देखते हैं, ये कौन है। वॉरेन हेस्टिंग, ये 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बनी थी। कौन है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग है। और ये 1773 में कौन बना था, तो हमारे भारत में शासक बना था, ठीक है। इतिहास की किताब में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उसकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। तो ये जो इतिहासकार थे, ये जो लेखक वगैरह थे दोस्तों, तो क्या करते थे ये, तो अंग्रेज जो गवर्नर थे दोस्तों, उनके बारे में बहुत बहुत बातें बढ़ा चढ़ा कर लिख दी जाती थी कि ये वो फलाना ढिकाना, मतलब उनकी तारीफों पे के पुल बांध दिए जाते थे, ठीक है। तो ये होता था अक्सर। आगे देखिए, ये गतिविधि इसमें कोई कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, था मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। जो जेम्स मिल था दोस्तों, तो वो एक दार्शनिक था, अंग्रेज दार्शनिक ब्रिटेन का, ठीक है। उसको लगता था कि जो ब्रिटेन के शासक हैं, ब्रिटेन के जो लोग हैं, है ना, जो हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, वही हमारे देश को यानी कि भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकते हैं, यानी कि हमारे भारत को एक सभ्य देश बना सकते हैं। जबकि वो इतने बेवकूफ़ थे दोस्तों, बेवकूफ़ कह सकते हैं या बिल्कुल घमंडी, अभिमानी, या जो भी आप शब्द निकाल सकें उनके बारे में। मेरे पास तो कुछ ज़्यादा शब्द भी नहीं है, और यहाँ पर मैं उनके साथ लिए अधिक शब्द भी निकालना उचित नहीं समझता, है ना। क्योंकि एक मेरी पाबंदियाँ हैं मेरे लिए, और मैं एक पढ़ाने वाला टीचर ही मान लो दोस्तों, तो उसके हिसाब से मैं ये सब उचित नहीं समझता, ठीक है। तो हालांकि वो अभिमानी, घमंडी और एक हिसाब से मूर्ख भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनसे हजारों सालों पहले हमारे देश में ये सब बता दिया गया था जो ये सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ये आप जानते ही हैं। हमारे यहाँ जो 6 थॉट्स ऑफ फिलॉसफी है दोस्तों, यानी कि 6 जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं थी दोस्तों, आप उनको आगे पढ़ेंगे। मैं उन पर एक वीडियो अलग बनाऊंगा दोस्तों। हो सकता है आप तो हो सकता है कि इन्हीं में आपको पढ़ने को मिल जाए, ठीक है। तो हर महत्वपूर्ण चीज़ जो विदेशियों ने नहीं खोज पाई, वो हमारे देश में पहले हजारों सालों पहले खोज ली गई थी, लेकिन उन्होंने अपना उन पर अधिकार कर लिया और उनको अपने हिसाब से पेश किया गया दुनिया के सामने, ठीक है। आगे देखते हैं। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए, तो उन्होंने ये सब किया। लेकिन दोस्तों ये बात तो है, मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, जो विदेशी थे दोस्तों, हमारे देश पर शासन कर रहे थे, वो थोड़े मॉडर्न हो चुके थे। और मॉडर्न होने का मतलब ये है कि वो नई नई चीज़ों को खोज कर चुके थे, है ना। जैसे कि कोई भी चीज़ मान लीजिए, तो वो उन चीज़ों को खोज कर चुके थे, उन चीज़ों की। तो ये दोस्तों एक सभ्यता के मतलब विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बाकी ये सब
अगर कहें कि सोच विचार और थॉट्स के मामले में और अन्य चीज़ों के मामले में, तो वो हमसे पीछे ही थी। ठीक है दोस्तों, और रहेंगे भी, क्योंकि हर चीज़ दोस्तों हमारे देश में ही खोजी जा चुकी थी उनके आने से पहले, है ना। लेकिन बशर्ते हम उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उन चीज़ों को मतलब एक हिसाब से लागू नहीं कर पाए। जैसे कि कोई भी उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारी भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। देखिए दोस्तों, कितना मतलब उसका गलत विचार थी दोस्तों, उसकी जो धारणा थी दोस्तों, वो कितनी गलत हो सकती क्या है ये दोस्तों, है ना। उस समय तो बहुत ज़्यादा होगी, आज के दौर में ही जब हमें इतना बुरा लग रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि हाँ, कहाँ पर थी। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर रहा है। तो अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी दोस्तों, उसमें भारत देश उनकी मदद नहीं कर रहा है, यानी कि वो अपने देश की प्रगति नहीं चाहती, यानी कि वो हमारे देशवासियों पर ये उंगली उठाती थी। ठीक है, आगे कह रहे हैं, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। उनकी इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, है ना। तो उनको लगता था कि हम ही हैं सब, मतलब सभ्यता की प्रतीक, और सभ्यता की जो मतलब सभ्यता को बढ़ाने के लिए जो भी कुछ है हम ही है ना। आगे देखिए, अंग्रेज शासक ने पहले सारा अंधकार का दौर था। अंग्रेजी शासक से पहले सारा अंधकार का दौर था। तो दोस्तों ये बिल्कुल, मैं अब इसके लिए क्या शब्द कहूँ, मैं इसके लिए एक ही शब्द कहूँगा, ये महा मूर्ख था दोस्तों, है ना। कह रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में अंधकार था। तो ये बिल्कुल मूर्खतापूर्वक इसकी बातें थी। जो जेम्स मिल था, उसके आगे आने से हजारों साल पहले हमारे देश में इतना मतलब क्या कह सकते हैं, अब इतना सब कुछ डेवलप हो चुका था कि वो सोच भी नहीं सकता, है ना। लेकिन वही है कि हमारे देश में जो मुगल वगैरह आए, उन्होंने भी देश को मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो अच्छा भी किया, बुरा भी किया हमारे देश में। जो ईरान, इराक की, जो अफगानिस्तान वगैरह, जो भी मतलब आगे अपनी पढ़ा है दोस्तों, और आगे भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने हमारे देश को लूटा भी तो बहुत है, हमारे देश को खोखला तो बहुत किया है। सोने की चिड़िया क्यों कहती थी हमारे देश को, इसलिए कहती थी कि हमारे देश में वाकई में सोने की मतलब एक बहुत कुछ वैल्यू नहीं थी। हमारे देश में इतना सोना था, हमारे देश में भूमि इतनी उपजाऊ थी, भूमि इतनी महत्वपूर्ण थी दोस्तों, कि कुछ कह नहीं सकती, है ना। तो अब जब उसको ये जेम्स मिल्क से पूछा जाए कि भाई एक बात बताओ, जब हमारे देश में अंधकार था, तो हमारे देश में आए क्यों आप लोग, हमारे देश से यहाँ ये सब लूट लूट कर क्यों ले जा रहे हो, हमारे देश में ये सोना उग रहा है, इसको क्यों ले जा रहे हैं, हमारे देश की से सोने की चिड़िया कही जाती है, हमारे देश से सोना आप क्यों ले जा रहे हो, इस अंधकार भरे देश में आकर क्या कर रहे हो, जाओ अपने यहाँ पे। खैर हम नहीं कह सकते, अब तो हजारों सैकड़ों सालों की बात है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मुझे बात चुभ रही है दोस्तों, इसकी क्या करें। आगे देखिए, क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल कमेंट में दोस्तों मुझे बताएं, इसके बारे में कुछ शब्द कहें दोस्तों प्लीज़। बस मर्यादा का पालन करें दोस्तों, है ना। मैं और कुछ ज़्यादा गलत नहीं सुनना चाहूँगा। ठीक है, आगे देखिए, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो नहीं भी कहना चाहिए, और कहने के लिए अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो नहीं कहना चाहिए, वैसे ही कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, क्या इस सारे दौरों में क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलती थी? बिल्कुल चलती थी दोस्तों, बिल्कुल प्रेम भाव पूर्वक चलती थी दोस्तों। जैसे कि आप आगे देखेंगे तो धार्मिक आंदोलन भी हुए हमारे देश में, वो बड़ी प्रेम पूर्वक सद्भाव पूर्वक चल रही हैं दोस्तों। उनसे एक दूसरे में, हिंदू मुसलमानों में बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव चली हैं दोस्तों। आज भी बहुत सी जगह हमारे देश में हिंदू मुस्लिम इस तरह से रहते हैं कि मान के चलिए बिल्कुल भाई भाई है, एक पेट से निकले हुए। ठीक है दोस्तों, एक ही माँ की दो बेटे हैं, इस तरह से रहते हैं दोस्तों। लेकिन क्या है कि कहीं कहीं हमारे देश में जो राजनेता होते हैं, इनके द्वारा जो गंदी राजनीति फैलाई जाती है, उनकी वजह से हमारे देश में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होती है दोस्तों। अदरवाइज हमारे देश में हिंदू मुसलमान इतने प्रेम से रहते हैं कि क्या कहना है उनका। ठीक है, आगे देखिए, और दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप हिंदू हैं तो आपके सामने कोई मुस्लिम भाई बंधु आता है, तो उससे किसी भी प्रकार की नफरत भरी बात, नफरत भरी शब्द, नफरत भरी
मतलब ये सारी और नफरत भरी नज़र से ना देखें दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और अगर दोस्तों आप मुस्लिम हैं, तो अगर आपके सामने कोई हिंदू भाई बंधु कोई भी आता है, तो प्लीज़ उसके सामने नफरत भरी विचार, नफरत भरी सोच, नफरत भरी बात, नफरत भरी सारी नज़र या नफरत भरी नज़रों से उन्हें ना देखें दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, तो मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, ठीक है, प्लीज़। आगे देखिए, क्या इन सारे दौरों में से कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? हाँ, यहाँ तक हो गया था। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत है, नहीं है दोस्तों। अ, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है, कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था दोस्तों, शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, ठीक है। अनेक धर्मों के शासक हुए हैं हमारे देश में, ठीक है। आगे कह रहे हैं, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत काल में बांटकर देखते हैं। तो जो अंग्रेज दोस्तों थे, उन्होंने हमारे देश को किस तरह से बांटा, किस प्रकार हमारे देश के इतिहास को किस प्रकार बांटा उन्होंने, और जो हम आज भी पढ़ रहे हैं, क्या करें। कोई विशेष संशोधन नहीं होता है, और उनके द्वारा बांटा गया ये तरीका भी दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही लगता है हमारे इतिहासकारों को, हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हमारे देश में जो पुस्तकें लिखते हैं, छापते हैं, ठीक है। तो कौन सा है, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है दोस्तों। एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ठीक है। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं दोस्तों। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है दोस्तों ना। ये इतिहास को 3 भागों में बांटना है, जो ये भी सोच विचार उनके ही है दोस्तों, है ना। अदरवाइज हम क्यों इन 3 भागों में बांटे, हम 4 में भी बांट सकते हैं, हम 2 में भी बांट सकते हैं, हम 6 में भी बांट सकते हैं, कितने भी में बांट सकते हैं, हमारी इच्छा है, ठीक है। लेकिन 3 में बांटना उनका एक अलग नज़रिया, ठीक है। और हो सकता है उन्होंने ठीक भी किया, जो जैसा कि हमारे इतिहासकार के कहते हैं, हमारे देश के स्वतः बोलते हैं कि भाई ये ठीक है, और पढ़ाया भी जाता है, हमें क्या करें। आगे देखिए, तो ये सही होगा उनके हिसाब से, तो हम भी उनको उसको ही फॉलो कर रहे हैं। आगे देखिए, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समाज जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। किसको, तो पश्चिम में जो आधुनिक समय है दोस्तों, उसको मॉडर्न एज को क्या मानते हैं, तो विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है, ठीक है। तो ये जो सोच विचार पैदा हुई, उसका एक मतलब समय मानती है किसको, तो आधुनिक समय को, ठीक है, आधुनिक काल को। आगे कह रहे हैं, जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी, कह रहे हैं जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, क्या हम अपने अध्याय, नहीं यहाँ से नहीं है, यहाँ से कुछ 2 लाइन छूट गई हैं, उसके उसके लिए मध्यकालीन समाज से दोस्तों कह रहे हैं कि उनके लिए मध्यकालीन समाज बेसमाज थे। हाँ, यहाँ से था तो सॉरी, कह रहे हैं उनके लिए मध्यकालीन समाज समाज थे, जहाँ आधुनिक समाज की विशेषता नहीं थी। तो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न समय में ये सब विचारधाराएं पैदा हुई, या यानी कि जो सब विकास जैसी मतलब जो माहौल देखने को मिली, वो उस समय नहीं थी। किस समय, तो मध्यकालीन समाज में, ठीक है दोस्तों। मध्यकालीन समाज में क्या था, जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आधुनिक समाज में सॉरी मध्यकालीन भारत मतलब समाज में क्या नहीं था, तो विकास नहीं था, तर्क नहीं था, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतें नहीं थी, ये मानते हैं, उनके हिसाब से बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वो लोग मानते थे, ठीक है, ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी, क्या हम अपने इस अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं। बोल रहे हैं कि हम इस इन चीज़ों को बिना सोचे समझे मतलब काल का विभाजन 3 भागों में बांट सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब आप पर डिपेंड है दोस्तों, आप क्या बता सकते हैं, मतलब क्या सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस किताब में देखेंगी, अंग्रेजों के शासन में और लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी दोस्तों। तो कह रहे हैं कि जो अंग्रेज थी, आपको पता ही दोस्तों, जैसे जो अंग्रेज थे उनके समय में भारत में क्या नहीं था, तो लोगों के पास समानता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, मुक्ति नहीं थी दोस्तों। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि इस हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की जो समय को वो 3 भागों में बांटकर हमारे देश में विकास कर रहे हैं। विकास क्या कर रहे हैं वो, है ना, ये सब चीज़ें तो थी नहीं हमारे देश में उनके शासनकाल में। तो ये भी है, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था दोस्तों। तो हमारे देश में ये जो जब तक अंग्रेज रहे थे दोस्तों, तो हमारे देश की बात कर रहे हैं, जो हमारे देश में वो
कुछ भी घटनाएं कर रहे थे तो वो सिर्फ यहाँ जो कुछ भी पैदा करते थे, जो कुछ भी एक्टिविटी करते थे, वो सब का परिणाम सिर्फ ब्रिटेन में विकास का होता था दोस्तों, ठीक है। यानी कि हमारे देश में जो कुछ भी वो करते थे उसका एक ही मतलब था कि ब्रिटेन में विकास हो, है ना। तो ये हमारे देश में कैसे हुआ उनके द्वारा ये विकास वगैरह, स्वतंत्रता, समानता, मुक्ति वगैरह नहीं हुई ना, ना ही कोई विकास हुआ। करते भी थे तो वो अपनी सुविधाओं के लिए करते थे, जैसे कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, रेल भी बिछाई तो उन्होंने अपने लिए, अपने हित के लिए क्या किया हमारे देश में, उन्होंने नहीं किया ना। अब भाई जब कोई मतलब किसी जगह पे रेलगाड़ी चलानी है उनको, तो पटरियाँ बिछाएंगे, पटरियाँ बिछाएंगे तो पटरियाँ 1-2 दिन के लिए तो नहीं बिछती हैं, जैसे कि आज बिछा लो 2 दिन बाद हटा दी जाए, नहीं। तो उन्होंने किया और उनसे उनको पट्टियाँ बिछाकर रेलगाड़ी चलाकर उन्हें अरबों खरबों की संपत्ति का भी तो लाभ हुआ था, है ना। सीधा उनका जो भी कुछ कपास है, गेहूँ, चावल, है ना, और नील वगैरह है, ये सब उनके लिए मतलब जो ब्रिटेन में जो शाही लोग होते थे उनके पास जाता था, ठीक है ना। तो ये होता था दोस्तों। तो कह रहे हैं कि हमारे देश में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ दोस्तों, ये जो भी कुछ भी उन्होंने किया था तो सिर्फ उन्होंने अपने देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए किया था दोस्तों, ठीक है। अपने देश ब्रिटेन के विकास के लिए, यूरोपीय जो देश हैं उनके विकास के लिए किया था, ठीक है। तो क्या खासकर ब्रिटेन के लोगों ने, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे कह रहे हैं कि बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं भी यही मतलब जो औपनिवेशिक काल है उसको भी एक अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे भी यही लगता है दोस्तों, ये सब उन्होंने अपने व्यापार की वाणिज्य के लिए किया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, औपनिवेशिक क्या है दोस्तों, औपनिवेशिक क्या है तो दोस्तों, यहाँ कुछ छूटा छूटा तो नहीं, मैं इसको कन्फर्म करा दूँ, ठीक है। नहीं छूटा तो आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक क्या है, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दरबार दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारी खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए दोस्तों। तो कह रहे हैं कि जो भी अंग्रेजों ने यहाँ पे आए थे दोस्तों, जो भी राजा महाराजा थे दोस्तों, तो उनको दबाया पहले, ठीक है। उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में हरा दिया, क्योंकि वो उनके पास आधुनिक हथियार थे दोस्तों, है ना। और मतलब लोगों की संख्या भी थी दोस्तों, और भी मतलब नीतियाँ भी दोस्तों थी, ठीक है। राजा महाराजाओं को, नवाबों को दबाया, ठीक है, और फिर उन पर शासन किया। और क्या किया, तो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दोस्तों, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो समाज पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। किसान वगैरह पर नियंत्रण कर लिया दोस्तों, है ना। जो साहूकार वसूल जो होती थी उन पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। और फिर क्या किया, और किसी को तो अपने मतलब अधीन करके उनको थोड़ा लालच देकर उनको मतलब अपना गुलाम टाइप का बना लिया, है ना। तो ऐसे किया उन्होंने। फिर आगे क्या किया, तो अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूलना शुरू किया, यानी कि टैक्स वसूलना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक। और आगे कह रहे हैं कि फसलों की खेती अपने उन्होंने वो खेती कराई जिनकी उन्हें आवश्यकता है, जैसे नील है, कपास है, और गेहूँ वगैरह तो उनके यहाँ होते भी हैं, और भी जो जो उनकी लिए आवश्यक फसलें थी वो फसलें कराई दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि इन सारी कोशिशों के कारण वह बदलाव आया, कारण क्या बदलाव, इन सारी कोशिशों के बाद क्या बदलाव आया, तो वो देखने को मिलता है। आगे कह रहे हैं आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश इस किताब में जानेंगे दोस्तों, किसमें, तो कक्षा 8वीं की आगे की जो चैप्टर शुरू करेंगे तब जानेंगे। और ये तो पहला ही चैप्टर है, आपको पता ही है, ठीक है। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में क्या बदलाव आए दोस्तों। तो कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन के शासकों ने हमारे देश में क्या क्या बड़े बदलाव लिए, तो यहाँ की जो मूल मान्यताएं थी दोस्तों, है ना, लोगों की सोच विचार थी दोस्तों, पसंद नापसंद, लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं है ना, वो बदल दिया, रीति रिवाज बदल दिए, ठीक है दोस्तों, तौर तरीके बदल दिए, संस्कृतियाँ बदल दी दोस्तों हमारे यहाँ की, ठीक है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से एक इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो इन सभी जितने भी परिवर्तन हो रहे थे अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं औपनिवेशीकरण, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात दोस्तों मैं ये बता दूं कि मैं उनकी बात से ये भी सहमत हूँ दोस्तों,
कि हमारे देश में आडंबर और जो गलत विचारधाराएं और जो गलत नियम कायदा कानून थे दोस्तों, उन्होंने इन सबको मिटाकर बहुत अच्छा किया था। तो मैं उनकी बिल्कुल फेवर में, जैसे कि दास प्रथा है दोस्तों, स्त्री का जो हो जाता था क्या, तो सती प्रथा दोस्तों, स्त्रियों को साथ अपनी पति के साथ जला दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये भी है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हित के लिए किया होगा, ये मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ उनकी बात, उनके कामों से, बातों से, विचारों से। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक किया। और जो क्या कहते हैं, जो जातिवाद था दोस्तों, ये भी उन्होंने खत्म कर किया, और कुछ हद तक मतलब उन्होंने अगर मतलब उसमें भी अगर अपना हित दिखाए तो वो गलत है। ठीक है, ठीक है। कुछ पॉइंट दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा की गई है, बशर्ते अच्छी है, लेकिन उसमें भी उनका हित ही था, मैं उनकी सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि औपनिवेशीकरण कहा जाता है, लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, है ना। उनके जो बदलाव हो रहे थे उनके द्वारा, इनके सबको सारे वर्ग समूह एक ही तरह से नहीं दिख रहे थे, कुछ अलग तरीके से दिख रहे थे, कुछ अलग तरीके से। ठीक है, ठीक है। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई तरीकों पर केंद्रित है, कई अतीतों पर केंद्रित है। ठीक है, ये नाम दे दिया गया है, इस किताब को क्या नाम दिया गया है, हमारे अतीत। ठीक है, इस किताब का नाम है। ठीक है, तो आगे देखिए, हम किस तरह जानते हैं कि हम किस तरह जानते हैं किसी भी चीज़ को, ये पूछ रहे हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, तो कह रहे हैं कि जो लगभग 250 साल यानी कि 250 सालों के इतिहास को इतिहासकार किस तरह से देखती है, किस तरह से लिखती है, किस तरह का मतलब माध्यम यूज करती है, किस तरह की जो साक्ष्य इस्तेमाल करती हैं जिससे ये लिख पाए ना 250 साल का इतिहास। ठीक है, तो ये देखिए आगे क्या कह रहे हैं। प्रशासनिक अभिलेख तैयार करना, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। जो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए सरकारी रिकॉर्ड हैं दोस्तों, वो इतिहासकारों को मतलब मदद करती है इतिहास लिखने में, इतिहास को समझने में, इतिहास को मतलब इतिहास का अध्ययन करने में। ठीक है, आगे कह रहे हैं अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेजों का क्या मानना था, जो अंग्रेज लोग थे दोस्तों, ब्रिटिश वगैरह, तो उनका उनका मानना था कि चीज़ों को लिखकर रखना मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाय द भी कभी कोई चीज़ खत्म हो जाती है, मिट जाती है, खो जाती है, तो उसको जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं मतलब समाज के रखेंगे, तो उससे मतलब चीज़ों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, ये उनका मानना था। और भी दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत सी जो कोर्ट कचहरियों में जो डाटा हमारे पास रहता है, वो लिखित रूप में ही रहता है ना, कंप्यूटरों में इसलिए नहीं रहता। उस समय की कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय तो विकसित भी नहीं हुए थे कंप्यूटर वगैरह। ठीक है, तो कंप्यूटर में डाटा सॉफ्टवेयर वगैरह हो रखते हैं तो हैक वगैरह हो जाते हैं, वायरस वगैरह की वजह से डिलीट हो जाती है, इसलिए हम भी आजकल हमेशा लिखित रूप में ही रखते हैं हर प्रकार की जरूरी सामान, है ना। हम नोटबुक वगैरह बनाते हैं तो भी लिख कर ही रखते हैं ना, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो अंग्रेजों का यही मानना था कि चीज़ों को लिख कर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार मतलब कहा जा रहा है, इसमें चीज़ों को लिख कर जरूरी मानते थे वो लोग। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या लिखते थे वो, तो जरूरी योजना है, जरूरी निर्देश है, नीति फैसले हैं, सहमति है दोस्तों, जांच है जो भी वो उन्होंने की वगैरह, ये सब लिखते थे और साफ साफ अक्षरों में लिखते थे। ठीक है, ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता था और उन पर वाद विवाद किया जाता था। देखिए दोस्तों, चीज़ों को पढ़ते थे तो ठीक है दोस्तों, और उन पर वाद विवाद करते थे, उनमें कोई संशोधन भी किया जाता होगा। ठीक है, आदि। ठीक है, इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। क्या हुआ, तो इन समझदारी पैदा हुई, ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन आधार संसार शासन की संस्कृति पैदा हो गई। क्या हो गया, तो वो समझदार होते गए दोस्तों। उन्होंने कहा कि अब सर ये मतलब समझदार तो थे ही साले, सॉरी, ये मतलब ये भी जो कुछ भी उन्होंने किया तो उनके लिए मतलब महत्वपूर्ण बातें, मतलब महत्वपूर्ण काम उनके लिए होते गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ को ज़्यादा खास ध्यान नहीं देना। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। तो ये यहीं के यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित संस्कृति पैदा हुई, यानी कि सॉरी यहाँ ये चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये उनका ये भी कहना है कि ये जो उन्होंने लिख कर सब रखा था,
ये भी जो कुछ भी लिखा था दोस्तों, तो उसी को हमारे इतिहासकारों ने पढ़ा, उन्हीं के प्रकार उन्हीं के आधार पर संस्कृतियाँ बनती गई, सोच विचार बनी, है ना। तो उन्होंने लिखा, फिर उनको लोगों ने पढ़ा, तो फिर उसी प्रकार के आधार की उसी के आधार पर संस्कृतियाँ विकसित होने लगी, ठीक है। तो उसको संस्कृति का रूप दे दिया गया जो उन्होंने अंग्रेजों ने लिखा था, ठीक है, उनकी जो कार्यकलाप थी दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए, ठीक है दोस्तों। अभिलेख कक्ष यानी कि लिखने वाले कक्ष, वह कक्ष जहाँ पर लोग बाग बैठकर महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण मुद्दे, महत्वपूर्ण बातों पर मतलब जो कुछ भी होती है डिस्कशन, उसको लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बता रहे हैं, लिहाजा हाँ, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, है ना। तो ये सब होते थे, है ना। हर एक प्रकार की जो ऑफिसर होते थे छोटे बड़े, उनके लिए दफ्तर होते थे, उनमें वो सब लिखते थे, ठीक है। आगे कह रहे हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार यानी कि आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने संग्रहालय यानी कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जानकारियों इकट्ठा करके वो लिखते थे, उनके बड़े बड़े रूम टाइप की बना दिए गए, ताकि वो वहाँ पर वो सब जानकारियों को इकट्ठा करके लिख के रख सके, ठीक है। तो ये सब हुआ। आगे कह रहे हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। तो जो 19वीं सदी में दोस्तों क्या हुआ, जो आवागमन होते थे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के माध्यम से, जो विचार होते थे, जो नियम होते थे, कायदा कानून होते थे, तो वो आज भी अभिलेख का जो बड़े बड़े अभिलेखागार हैं दोस्तों, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आज भी जो हमारी कोर्ट कचहरी हैं दोस्तों, है ना, तो नगर पालिकाएँ बड़ी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं दोस्तों, तो वहाँ पर आज भी आपको ये बड़े पुराने समय में जो नियम कायदा कानून बनाए गए थे, ठीक है, वो आज भी आपको रखे हुए मिल जाएंगे बड़ी बड़ी दस्तावेजों में। आजकल तो बंडल बनाकर कपड़े में लिपेट कर रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब आज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है। या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये सब मतलब जैसे कि कोई अधिकारी ने किसी छोटे अधिकारी को, किसी छोटे अधिकारी ने बड़े अधिकारी को जो कुछ भी सूचना जानकारी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात या कोई निर्देश हैं भेजे हैं या वो प्राप्त किए, तो वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, तो अभिलेखागारों में, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई गई। क्योंकि नकलें क्यों बनाई जाती थी दोस्तों, नकलें किस लिए बनाई जाती थी कि मान के चलिए 100 साल पुराना कोई दस्तावेज कागज़ पर लिखा हुआ है, मतलब कागज़ पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी बात या कुछ लिखा है, ठीक है, तो वो कागज़ ख़राब भी होता है, कागज़, है ना। तो ख़राब होगा तो उसकी फिर धीरे धीरे देख लिया उन्होंने अभी ख़राब होने में कुछ साल या कुछ महीने बाकी है या कुछ टाइम बाकी है, ठीक है, तो उन्होंने उसको मतलब दूसरे कागज़ पर, अच्छे कागज़ पर लिख लिया, ठीक है, और वो जानकारी फिर सुरक्षित करके रख ली। क्यों रख ली, तो वो इसलिए रख लेते थे क्योंकि वो जानकारी लंबे समय तक चलनी ही है और लंबे समय के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब होता था, ठीक। उन्हें क्वेश्चन बीसी के माहिर लिखते थे दोस्तों, जो क्वेश्चन बीसी थे दोस्तों, क्वेश्चन बीसी कौन है, तो ये दोस्तों वो होते हैं जो चीज़ों की नकल करती है ना, ठीक है, उन्हें क्वेश्चन बीसी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बीसी या सुलेखन नीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब आप जानते ही हैं, यानी कि जो लिखने वाले होते हैं ना, उनको क्वेश्चन बीस या सुलेखन बीस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये लोग क्या करते हैं, तो चीज़ों को अच्छी तरह से लिखने की कला में माहिर होते हैं, ठीक है। 19वीं सदी के मध्यम तक छपाई दोस्तों, ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, देखिए ये कुछ भूल रहा था मैं, छूट रहा था, तो इसको देख लेते। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट सन 1686 में, सॉरी 16 मेरा दिमाग यार क्या आज मेरा दिमाग वाकई में ख़राब है। तो सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना की जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभागों को रिपोर्टें मिल रही थी। उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ली। शाही नौसेना
नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची में क्या लिखा गया था, अंग्रेजों द्वारा लिखाया गया है दोस्तों ये सब। कराची में क्या लिखा गया था, 301 से विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद हैं विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारी दफ्तर सैनिक निगरानी में है। तो ये देखिए कराची में लिखा गया ये दस्तावेज है, ठीक है। उनको भेजा गया था नोटिस, है ना, अपने अधिकारियों को भेजा गया होगा किसी अन्य अधिकारियों द्वारा जो अंग्रेज के अधिकारी थे, ठीक है दोस्तों। आगे गए विशाखापट्टनम में दोस्तों क्या लिखा था दोस्तों, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न जाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांडर सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 फाइल नंबर ये 5/21/1946 है। गृह राजनीतिक भारत ये सब। तो ये उस समय का मतलब दस्तावेज है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था दोस्तों। ये भारतीय अभिलेखागार है, ठीक है। किसने बनाया होगा, ठीक है दोस्तों, 1920 में। तो स्वाभाविक है अंग्रेजों ने बनाया हुआ। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो किसने बनाए थे, तो किसके पास बनाए गए थे, तो अंग्रेजों के वायसराय थे उसके घर के पास, ठीक है। मतलब घर नहीं, उसके निवास स्थल था उसके पास, ठीक है। और कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इस संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। अंग्रेजों की सोच थी दोस्तों, उसमें इस विचारधारा का कितना महत्व था कि अपनी दस्तावेजों को अपने पास रखा जाए, है ना, अपने नियंत्रण में रखा जाए, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि तकनीकी भी फैलाई गई थी दोस्तों। कौन सी तकनीक, तो वही तकनीक लिखने की, ठीक है। इस तकनीकों के सहारे या प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई गई थी दोस्तों। तो वही प्रतियां बनाकर वो लिख कर रखते थे, ठीक, ताकि वो मतलब किसी भी जानकारी को अच्छे से समझ सकें, है ना। तो ये बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व दोस्तों। सर्वेक्षण यानी कि क्या, तो वही लिखने की कला को सुरक्षित रखने का एक काम था दोस्तों। तो उसे सर्वेक्षण कहते थे, तो देखिए तो उसका महत्व क्या था। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्व हो गया था, यानी कि जांच परख करके उसको उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसको लिख कर रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसके सही ढंग से जानना जरूरी है। अंग्रेजों का क्या मानना था कि किसी भी देश पर शासन चलाना है, शासन करना है, तो उस देश की अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए सही ढंग से जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, तो उस देश की नीति, नियम, कायदा, कानून, ठीक है, उसको सही से समझना, ठीक है। हाँ, यहाँ हो गया था। आगे देखिए 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण की जाने लगी। सर्वेक्षण यानी कि दोस्तों भाई किसी भी देश को समझना है तो उसको मतलब जानना है, उस पर शासन करना है तो उसको अच्छे से समझना होगा। उसकी मतलब चारों तरफ इर्द गिर्द क्या है, कैसी चीज़ें हैं, क्या समझ, ये सब। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, तो हमारे देश को हमारे देश पर शासन करना था उन्हें। तो हमारे देश का सबसे पहले वो हमारे देश को समझेंगे किस प्रकार मतलब का है, यहाँ क्या स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, तो हमारे देश पर देश का नक्शा बनवाया, ठीक है। हमारे देश का नक्शा बनवा के वो लोग क्या करते थे, तो उन्होंने एक मिनट दोस्तों सॉरी, हमारे देश का उन्होंने नक्शा, हमारे देश पर शासन करना था उनको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश के शासन करने के लिए उनका मानना था कि किसी भी जगह पर शासन करना है तो उसको समझना ज़रूरी है। और इसी वजह से उन्होंने हमारे देश पर शासन करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो हाँ, नक्शा बनवाया, हमारे देश, पूरे देश का नक्शा बनवाया। फिर उन्होंने हमारे देश को समझा, फिर से उन्होंने नियम, कायदा, कानून बनाकर हमारे देश पर शासन किया। हाँ, ऐसा ही तो किया होगा उन्होंने, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया। यानी कि पूरी तरह से हमारे देश को वो समझने की कोशिश में लगे हुए थे, है ना, कि हमारे देश में कहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है, कहाँ कौन से लोग अधिक हैं, किस धर्म के लोग अधिक हैं, कहाँ टैक्स अधिक मिल सकता है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। मतलब पूरी तरह से उन्होंने हमारे देश को समझा, है ना। फिर उसको मतलब वहाँ अपनी जगह जगह पर उन्होंने नियम, कायदा, कानून बनाए अपनी, ठीक है, अपने नियम, कायदा, कानून बनाए, फिर उन्होंने उस पर शासन किया, ठीक है। तो ये सब चलता रहा। आगे देखिए
हाँ, आगे अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों की को जानना ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, यानी कि वो हमारे देश की जनगणना भी शुरू करने लगी, क्योंकि हमारे देश में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है ना, कहाँ पर कौन से लोग बढ़ रहे हैं, किस धर्म के लोग बढ़ रहे हैं, कौन है ना, उस हिसाब से उन्होंने जनगणना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये भी उनके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। ठीक है, और उनके लिए मतलब हितकारी होगा। ठीक है, वो आप समझ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाने लगी। ठीक है, तो ये सब उन्होंने करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण प्रणाली, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, है ना, और क्या, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण किए जाते थे। ठीक है, तो यानी सर्वेक्षण या कि वो जांच वगैरह का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये होने लगा, और ये होने से उनको, अंग्रेजों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। ठीक है, आगे कह रहे हैं, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? तो अधिकृत रिकॉर्ड से ये पता चलता था कि रिकॉर्ड की इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते थे। क्या क्या पता लगा सकते थे? फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी सरकारी, नीचे देखते हैं, रिकॉर्ड हैं। अब देखिए, थोड़ा इससे पढ़ने से पहले नीचे मैं ये देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, चित्र 5, शरीफे का पौधा। शरीफा कौन क्या होता है? तो दोस्तों ये सुपारी होती है दोस्तों, जिस सुपारी को हम लोग मतलब गुटके में मतलब पीस कर उसको मतलब खाते हैं दोस्तों, आप जानते ही क्या होता है ना। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक संस्थान, प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूनों और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाई जाती थी। जो स्थानीय कलाकार किसी चित्र द्वारा किया जाता था। क्या किया जाता था? तो ये चित्र वगैरह बनाई जाती थी, जैसे कि ये सफारी का चित्र बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, 1770 के दशक का चित्र है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि ये इन नमूनों को, हाँ यहाँ तक हो गया। अब इतिहासकार इन बात पर ध्यान दे रहे हैं, जो इतिहासकार हैं अब किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं, तो कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी। तो जो जानकारी इस प्रकार की किस प्रकार इकट्ठी की जाती थी, तो इस बात पर इतिहासकार ध्यान दे रहे हैं ना। आगे देखिए, और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है, और इससे क्या उपनिवेश के बारे में क्या जानकारियाँ मिल जाती हैं, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं इतिहासकार, है ना। तो देंगे भी दोस्तों, क्यों नहीं देंगे, तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, ये दोस्तों उस समय का चित्र था दोस्तों, उस समय का चित्र है ये। ठीक है, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है दोस्तों, सॉरी, जो उस समय का चित्र है तो चल रहा है ना, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो बंगाल में चित्र 6 है, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाई गई तस्वीर है दोस्तों, ये जेम्स प्रिंसेस है दोस्तों, कोई उसके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। ठीक है, 1832 में। ठीक है, ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। ठीक है, अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार जो चित्रकार था दोस्तों, इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर पर जोर देना चाहता था दोस्तों। चित्रकार है दोस्तों, वो किस पर जोर दे रहा था इसमें, तो ये उपकरणों पर, और यहाँ पर जो परियोजना चल रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहता था, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि ये देखिए, ये उपकरण हो रहे हैं, यहाँ क्या बन रहा है तो पता नहीं, अब देखें तो इस प्रकार की चित्रकारी यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ कुछ छूट तो नहीं रहा है, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला चित्र है ना, जो ये फोटो दिख रहा है ना, तो ये कब का है, 1857, हाँ 1857 के विद्रोह
विद्रोही का, ठीक है दोस्तों। 1857 में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, आपको पता ही है दोस्तों, उसके ऊपर ये चित्र बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों से यह तस्वीरें कई जगह दिखाई देती हैं। जो तस्वीरें हैं दोस्तों, ये कई जगह दिखाई देती हैं, है ना। तो आगे देखिए, इन तस्वीरों के बीच लिखा होता है कि बागी सिपाही लूट खरोश में लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी थी दोस्तों। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे दोस्तों। अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे ये जो विद्रोह हुए थे दोस्तों भारत में, इनमें, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों ने क्या लिखवाया ये चित्र बनवाने से पहले, तो ये लिखवाया, देखिए क्या लिखा है, बागी सिपाही लूट खरोश में लगे हुए हैं। तो जो बागी सिपाही थे दोस्तों, ये इस तस्वीर में लिखा होता था। अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीरें कई जगह दिखाई गई थी, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो पुस्तकें लिखवाई जाती थी, उनमें ये लिखा रहता था कि बागी सिपाही लूट खरोश में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। जो भारत की जनता थी दोस्तों, उन अंग्रेजों को क्या लगता था कि ये जनता बागी है और ये लूट खरोश मचा रही है। हम लोग क्यों लूट खरोश मचाएंगे, हमारे देश में तो जो कुछ भी है तो हमारा ही है ना। तो ये अंग्रेजों की सोच थी दोस्तों, है ना। और आगे देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था मैंने, ठीक है। तो हम ही को वो लोग बेकार बताते थे और हमारे ही देश में रह रहे थे, ठीक है। तो गलत है ना क्या कौन कह दी कैसे कह दी, है ना। आगे देखिए, इसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, रिकॉर्ड्स, इसमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, है ना। तो अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, और बाद के लिए सॉरी ये मैसेज आया, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये भी समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी दोस्तों, ठीक है। तो उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी, ये इसका भी मतलब हमें सही से जानकारी नहीं मिलता, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, है ना। जब हम ऐसे मतलब इन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए जो अन्य स्रोत ढूंढते हैं, तो उनकी भी हमारे पास मतलब पूरी तरह से स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, तो उनकी भी कोई कमी नहीं है। मतलब और भी जो स्रोत है हमारे पास, उनसे भी इन जानकारियों को मतलब इकट्ठा कर सकते हैं कि यहाँ पर मतलब क्या हुआ था, क्या होने वाला था, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य इन जानकारियों को समझने के लिए हमारे पास काफ़ी स्रोत है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं ऐसा ही है। आगे कह रहे हैं कि लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। तो जो सरकारी रिकॉर्ड्स थी दोस्तों उस समय, तो उन्हें उनके अलावा उन अन्य जानकारियों को ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि हमारे देश में भी जो लेखक वगैरह थे दोस्तों, वो भी लिखते थे दोस्तों, लेकिन वो उनकी दबा दी गई होंगी या जला दी गई होंगी या नष्ट कर दी गई होंगी, इसलिए उनको ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि वो भी तो लिखते थे अंग्रेजों की करतूतें, अंग्रेजों के कारनामे, अंग्रेजों द्वारा देश पर क्या अत्याचार हो रहा है वो, है ना। तो ये हो गया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रियों और यात्राओं की संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब होती थी, लोग जो लिखते थे, है ना। तो उनसे भी हमें मतलब इतिहास में जानकारियाँ मिलती थी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जैसे जैसे छपाई तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता की बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये लिखा, ठीक है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इसमें हम यह नहीं पता लगा सकते कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाली मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाली गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रही थी। तो कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे उस समय अंग्रेजों के बाद भी जो अन्य लोग लिखते भी थे दोस्तों, तो वो मतलब पढ़े लिखे लोग थे, वो अपने हिसाब से लिखा करते थे, ठीक है दोस्तों।
इतिहासकार, उपन्यासकार, लेखक, कहानीकार हैं, वो अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, ठीक है, अपने अपने लेखों द्वारा, ठीक है। और जो पुस्तकें लिखने वाले थे, पुस्तक छापने वाले, वो भी अपने हिसाब से लिखते थे, छापते थे, ठीक है। लेकिन उनके बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी, जो मतलब आदिवासी हैं, किसान हैं, खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं दोस्तों, है ना, सड़कों पर सोने वाली मतलब गरीब इंसान है दोस्तों, है ना। तो उनके बारे में जानकारी, वो क्या महसूस करती थी इस काल को, तो उनके बारे में जानकारियाँ कहाँ से मिलेंगी, तो ये मुश्किल था, ठीक है दोस्तों, ये कठिन काम थी, ठीक है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी जान सकते हैं कि जो कौन, तो आदिवासी, किसान, मजदूर, है ना, खदानों में काम करने वाले मजदूर, है ना, और सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले मजदूर, किस गरीब लोग, ये क्या सोचते थे, तो इसके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं अगर हम थोड़ी कोशिश और करें, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस किताब में, आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आप यह बात समझ में आने आपको यह बात समझ में आने लगेगी, सॉरी, आपको यह बात समझ में आने लगेगी, ठीक है, बोल रहे हैं आगे बढ़ने के बाद, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है, तो आगे देखिए यहाँ कल्पना करें, ये नहीं हमें करना। तो ये दोस्तों कक्षा 8 के जो छात्र होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों, उन्हें ये पढ़कर अपनी परीक्षा पास करनी होती है, ठीक है। तो ये इसके बाद कुछ नहीं है दोस्तों, तो बस इतना ही था दोस्तों। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्किल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें दोस्तों जितना हो सके, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।